तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। किसान क्रेडिट कार्ड, खुशहाल किसान, तरक्की की राह आसान। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है किसान क्रेडिट कार्ड। पाइए 1.6 लाख तक बिना कोलैटरल के ऋण रुपे कार्ड के माध्यम से। 3 लाख रुपए तक की सीमा हेतु कोई प्रसंस्करण प्रभार नहीं, सिर्फ 7% ब्याज दर के साथ। सभी शाखाओं में उपलब्ध। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सबसे पहले आप सभी को किसान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार की तरफ से किसान यानी कि हमारे अन्नदाता के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। हमारे किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बने, इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर तो विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी पशु अच्छा उत्पादन मिल सकता है और हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो काफी अहमियत रखता है पशुपालकों के लिए। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम पशु स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ खास विषय लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं फोन लाइन के जरिए, और फोन लाइन के जरिए जुड़ के आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आइए बता दें आपको सबसे पहले कि आज के कार्यक्रम के विषय क्या होंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं पशुओं में दुधिया बुखार और बचाव और जमुनापारी बकरी की देखभाल। तो ये बहुत ही अहम और खास विषय है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, इसलिए आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बातचीत करें तो टीवी की आवाज बंद रखें, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर अतुल आनंद, जो कि सलाहकार है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत हेलो किसान कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बी राय, जो कि निदेशक है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं, और खासतौर पे जैसा कि हमारा पहला विषय है पशुओं में दुधिया बुखार और बचाव, तो आइए समझते हैं पहले कि इस बीमारी के बारे में, इस दुधिया बुखार के बारे में। तो डॉक्टर अतुल आनंद बताएं हमें कि ये जो बुखार है वो क्यों होता है दुधारू पशुओं में या पशुओं में, क्या वजह होती है? जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि ये दूधिया बुखार जो है ये आहार के कारण होता है। इसमें इसको मेटाबॉलिक डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे ही रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो है वो 7 मिलीग्राम पर DL से जैसे ही नीचे जाएगी तो ये लक्षण जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और आमतौर पे ये देखा जाता है कि ये जो 5 से 11 साल की उम्र है उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और जो तीसरा बेआंत होता है उसके बाद
बाद ये जो मिल्क फीवर है, दूधिया बुखार है, इसके लक्षण सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में दूध देने वाली पशु हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। ना कि सिर्फ ये गाय भैंस में देखा जाता है, ये भेड़ बकरी इनमें भी देखा जाता है। जी जी बिल्कुल। और ये जो बुखार है वो किस तरह से पशु को प्रभावित करता है और कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। दुधिया बुखार या मिल्क फीवर एक बीमारी है जो डेयरी पशुओं के साथ ही बकरियों में भी देखी जाती है। ज्यादातर दुधिया बुखार अधिक दूध देने वाले पशुओं में ब्याने के 24 से 72 घंटे के अंदर होता है। इस दौरान पशुओं के शरीर का तापमान बढ़ने की बजाय घट जाता है और पशु सुस्त हो जाता है। साथ ही पशु खाना पीना भी कम कर देते हैं। पशुओं के दूध देने की क्षमता काफी कम हो जाती है। दुधिया बुखार खून में कैल्शियम का स्तर कम हो जाने से होता है। गाय की बात करें तो जो गाय कई बार बछड़ा पैदा कर चुकी हैं, उन्हें दुधिया बुखार होने की आशंका ज्यादा रहती है। दुधिया बुखार होने पर गाय बेचैन हो जाती है और उसके शरीर में कपकपी हो सकती है। गाय असंतुलित चाल चलती है और साथ ही वो सुस्त हो जाती है। मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है। दुधिया बुखार से पशुओं को बचाने के लिए चारागाह बनाए रखें। पशुओं को अपने चारागाहों से कैल्शियम मिलता है। पशुओं को अच्छा आहार खिलाएं। चारा, घास, खनिज और कैल्शियम का मिश्रण दें। स्तनपान कराने वाली गाय के आहार में और ज्यादा घास बढ़ा दें। ब्याने से पहले आहार में खनिज और फाइबर के स्तर पर पूरा ध्यान दें। प्रसव से 3 महीने पहले से पशुओं के आहार में ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास और चारा भी शामिल करें। साथ ही प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार दें। पशु में दुधिया बुखार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर राय, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी जमुनापारी बकरी के बारे में। पहले तो ये जो नस्ल की बकरी है वो किस तरह से खास है और किन किन क्षेत्रों में ये जो बकरी है उसका पालन करते हैं हमारे पशुपालक, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे। जी मैडम, देखिए जमुनापारी बकरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चक्कर इलाके में पाई जाती है, जो उसका मूल क्षेत्र भी कहा जाता है। जी। वैसे इसका जो विस्तार है वो चंबल नदी के उस पार जो मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र जो इटावा से लगा हुआ आता है, सीमा आती है, वहां भी मिलती हैं। क्योंकि ये बकरियां जो है अब संख्या में दिन पर दिन कम होती चली जा रही हैं, तो इसलिए इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है, क्योंकि इनकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही है। और उसका मुख्य कारण, संख्या कम होने का कारण है कि जो वहां पे जो सुबबूल या बबूल के जो जंगल थे वो जो है अच्छी कंडीशन में नहीं रहे और चराई के साधन भी जो है थोड़े धीरे कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और किसानों का थोड़ा रुझान भी इस बकरी के प्रति बीच में कम हुआ है, क्योंकि लोग दुधारू पशुओं की तरफ जो है ज्यादा ध्यान देते हैं जी। और इसलिए जो है थोड़ा इसकी संख्या में कमी जो है विचारणीय है। लेकिन इसके लिए हमारे संस्थान में एक बहुत अच्छा फ्लॉक जो है जमुनापारी का बकरी का ब्रीड कंजर्वेशन करने के लिए हमने 700 बकरियों का एक अच्छा जो है फ्लॉक मेंटेन कर रखा है, जो पूरे देश में किसानों को बीजू बकरे देते हैं हम यहाँ से संस्थान के माध्यम से ब्रीड मूवमेंट के लिए। और उसका एक इस नस्ल का एक अच्छा जो है वो जो फायदा है वो किसानों को मिल सकता है, बिल्कुल पशुपालकों को मिल सकता है। इसके बारे में और भी विस्तार से डॉक्टर राय आपसे चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। जमुनापारी बकरी एक नस्ल है। जमुनापारी बकरी सफेद रंग की होती है और इनके सिर, कान और गले पर बादामी रंग का धब्बा होता है। इनकी नाक उभरी हुई, कान लंबे व लटके हुए और जांघों के पीछे की ओर लंबे घने बालों का गुच्छा होता है। इनके सींग छोटे और चौड़े होते हैं। इनके वयस्क नर का औसत वजन 70 से 80 किलो और मादा का वजन 50 से 60 किलो होता है। जमुनापारी बकरी उत्तर प्रदेश के इटावा, गंगा, यमुना और चंबल नदियों से घिरे इलाकों में पाई जाती हैं।
इस नस्ल की 90% बकरियां एक बार में एक ही बच्चा देती हैं। जमुनापारी बकरियों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए इन्हें अच्छे आवास की जरूरत होती है। 12 गुणा 8 वर्ग फुट का एक कमरा 16 बकरियों को एक साथ रखने के लिए काफी रहता है। इनके घर को लकड़ी, बांस या कंक्रीट के खंभे से ऊंचा बनाएं, फर्श को सूखा रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इनके रहने की जगह में वेंटिलेशन सिस्टम यानी हवा के आर पार होने की उचित व्यवस्था हो। आहार की बात करें तो अपनी बकरी को चारागाह में ले जाने से पहले सुबह अनाज का मिश्रण खिला सकते हैं। गर्भवती बकरी के खाने पर खासतौर से ध्यान दें। उन्हें आहार में जौ, बाजरा, ज्वार और गेहूं दे सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से ताज़ा और साफ पानी भी बकरियों को पिलाएं। कुल मिलाकर जमुनापारी बकरी को पालना मुनाफे का सौदा है, क्योंकि इन्हें कम लागत में पाला जा सकता है। इस नस्ल को आप कैसे भी परिस्थितियों में आसानी से पाल सकते हैं। इनके प्रबंधन में ज्यादा लागत भी नहीं आती। जमुनापारी बकरी के दूध में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। ऐसे में इनके दूध की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। आइए ये रिपोर्ट देखने के बाद बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अतुल आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, दूधिया बुखार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो दुधारू पशु है उन्हें ये बीमारी हो सकती है। जानना चाहेंगे किस तरह से अगर ये बीमारी लग जाती है तो जो दूध उत्पादन क्षमता है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि कैल्शियम जो है दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और जब खीस होती है, खीस में उससे भी अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है और जब खीस की प्रोडक्शन होती है तो उसके लिए कैल्शियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। तो जैसे ही आहार में कैल्शियम की कमी होगी, क्योंकि प्रसव के दौरान या जब ब्यांत हो जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि खीस की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो उस समय कैल्शियम की मात्रा अधिक से अधिक चाहिए होती है। तो वो मात्रा को शरीर पूरा करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम जाता है, तो उसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण मांसपेशियाँ वगैरह सिकुड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और इसी में हम देखते हैं कि कैल्शियम का जो आहार में पर्याप्त मात्रा के लिए जो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बोला जाता है वो खिलाना चाहिए। उससे ये प्रॉब्लम जो है वो बार बार आएगी नहीं। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर राय का भी रुख कर लेते हैं। जमुनापारी बकरी की देखभाल के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। सर्दियां शुरू हो चुकी है, ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो आवास की व्यवस्था है बकरियों की वो किस तरह से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आवास के लिए मुख्य रूप से बकरियों के आजकल सर्दियों के दिनों में जो उनका बाड़ा है, जो भी बाड़ा किसान भाइयों ने बना रखा है, उसको जो है ढक के रखें। चाहे उसको छान छप्पर से ढक के रखें, तब उसमें बाड़े में हवा नहीं जानी चाहिए। हवा का प्रवेश ज़्यादा होगा तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर पशुओं को जो है दिक्कत होने लगती है जी। तो बाड़े को ढक के रखें। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि बाड़े को इतना भी कॉम्पैक्ट मतलब ना करें उसमें एकदम से वेंटिलेशन जीरो हो जाए। तो हाउसिंग की जो साइंस है वो ये कहती है कि जाड़े के दिन में 5% जो है वेंटिलेशन जो है गोट हाउस में होना चाहिए कम से कम। डॉक्टर राय, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। यशवंत जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। यशवंत जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। यशवंत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरा सवाल ये है कि जमुनापारी जो बकरी होती है उसकी दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए हमको उसको क्या खिलाना चाहिए, और दूसरा क्या है कि इसका कृत्रिम गर्भाधान की क्या प्रक्रिया है, और जैसा कि बताया गया कि एक बच्चा देती है, तो ये क्या कितने पीरियड में इसके प्रजनन होने के बाद में ये बच्चा होता है? ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर आए जी, जहाँ तक इसका दूध बढ़ाने के लिए जो चारे दाने की बात है, तो चारा दाना तो सामान्य रूप से जो किसान खिलाते हैं, लेकिन चूंकि ये बकरी दुधारू नस्ल की बकरी है, इसलिए इसका जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 1 लीटर दूध पर 300 से 400 ग्राम जो है दाना मिश्रण जिसमें खनिज भी मिला हुआ हो वो जो है प्रति लीटर दूध के हिसाब से इसको दिया जाना चाहिए, हरे और सूखे चारे के अतिरिक्त।
और दूसरा प्रश्न किसान भाई ने किया है कि कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया क्या है? हाँ, कृत्रिम गर्भाधान में प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रोजन सीमेन से भी हो जाता है, लिक्विड सीमेन से भी हो जाता है। और हमारे संस्थान में जो है इसका जो है हिमीकृत जो वो वीर्य है वो भी उपलब्ध है जमुनापारी का। अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो इस संस्थान से उपलब्ध कराया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। और यशवंत जी, मुझे उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको जमुनापारी बकरी के बारे में, और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर अतुल आनंद, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो दुधिया बुखार की हम बात कर रहे हैं, दरअसल पशुपालक समझे कैसे कि जो पशु है वो इस बीमारी से ग्रस्त है, लक्षण किस तरह के हैं? जी हाँ, देखिए इसमें क्या है कि ये 3 स्टेजेस में होता है, 3 कक्षाओं में रहता है। पहली स्टेज रहती है बयान से पहले। बयान से पहले जो जानवर है वो उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मांसपेशियों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे ही मांसपेशियां सिकुड़ेंगी, जो आंखों की पुतलियाँ वो भी सूखी सूखी रहेंगी, और गर्दन को, सिर को वो इधर उधर हिलाता रहेगा। थोड़े जैसे पागलपन जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं बयान से पहले अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज रहती है बयान के बाद, तो उसको सेकंड स्टेज हम बोलते हैं। जो पहली स्टेज है ये रिकवरेबल है, इसमें तुरंत ही अगर जैसे ही पहले लक्षण आप देखेंगे तो आप उसी समय अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके या नज़दीकी जो भी पशु चिकित्सक होगा उसे संपर्क करके आप कैल्शियम थेरेपी को शुरू कर सकते हैं। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। लवकुश जी इस वक्त जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी लवकुश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। लवकुश जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, हम पूछना चाहते हैं कि बकरी पालन ट्रेनिंग जो CIRD मथुरा में आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं हम? अच्छा, आइए जानते हैं। डॉक्टर राय बताइए, प्रशिक्षण के लिए किस तरह से आवेदन करें? ऐसा है मैडम, पहले तो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही थी, लेकिन कोविड के बाद इस समय ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है संस्थान में। जी। और इसकी प्रक्रिया यह है कि संस्थान की जो वेबसाइट है CIRG.res.in, उस पर जो है जा करके फॉर्म डाउनलोड करके, ट्रेनिंग का फॉर्म उस पर उपलब्ध है वेबसाइट पे, उसको फिर अप्लाई करना पड़ेगा एक फोटो लगा करके। और उसके बाद जो है इस समय भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, अभी कल ही एक बैच खत्म हुआ है। ये ट्रेनिंग जो है 5 दिनों की होती है, कैप्सूल ट्रेनिंग है गोट साइंटिफिक गोट प्रोडक्शन पे। और फिर उस फार्म को जो है वेबसाइट से लेकर के और इसको फार्म को भेज दें, फिर आगे की प्रक्रिया फिर हो जाएगी। इस समय ऑनलाइन ट्रेनिंग ही चल रही है संस्थान में। बिल्कुल डॉक्टर राय, इससे से जुड़ा सवाल है मेरा कि जमुनापारी बकरी पालन अगर कोई करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है और किस तरह की जानकारियां इससे उन्हें मिल जाती है, खासतौर पर पशु प्रबंधन को लेकर, और जो आधुनिक तकनीकें आ गई हैं इसके बारे में? देखिए, कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए, चाहे बकरी पालन हो चाहे पशुपालन का कोई भी अंग हो, उसकी वैज्ञानिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत नए नए तरह के रोग भी पशुओं में आने लगे हैं जी। जिससे कि कभी कभी किसानों को जो है जानकारी के अभाव में जो है वो अपना फार्म तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें बीमारियां आ जाती हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे कि वो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। और जहां तक प्रबंधन का सवाल है, तो हमारे यहाँ जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है वो साइंटिफिक गोट मैनेजमेंट की ही ट्रेनिंग है। तो जो भी किसान ट्रेनिंग एक बार 5 दिन की ले लेगा हमारे यहाँ से, उसको बकरी पालन का जो ओवरऑल जो व्यू है, ओवरऑल जो उसकी चीजें हैं, जो बिल्कुल उसकी तमाम जानकारियां उन्हें मिल जाएगी, जो आधुनिक तकनीकें हैं उसके बारे में भी जान पाएंगे जी। यहाँ पर डॉक्टर राय, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नीरज जी इस वक्त हमारे साथ मंदसौर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सर, हमारा भैंस 3 दिन से चारा नहीं खा पा रही है। आपकी भैंस चारा नहीं खा रही है कुछ दिनों से? हाँ, 3 दिन हो चुके हैं और लाल टपक रही है। अच्छा, डॉक्टर अतुल आनंद बताएं क्या वजह हो सकती है और क्या करें? जैसे इन्होंने बताया केवल लाल टपक रही है, तो क्या आप और भी कोई लक्षण देख रहे हैं उसमें? कुछ बयान का समय है या क्या है? जी नहीं, उसको बयान 6 महीने हो चुके हैं। ओके,
ठीक है। अगर चारा नहीं खा रही है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने कीड़ों की दवाई कितने दिन हो चुके हैं दिए हुए? अगर 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है तो कृपा करके आप पहले कीड़ों की दवाई दे दीजिए, क्योंकि उसके कारण भी जो जानवर है दाना खाना बंद कर देता है। और अगर आप फिर भी अगर देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर से नहीं खा रहा है, तो हो सकता है जो आप चारा दे रहे हो उसमें कोई कमी हो, किसी खनिज की या किसी विटामिन्स वगैरह की, तो आप कृपया करके नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं और अपने पशु की जांच कराएं। लेकिन पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने पशु को कीड़ों की दवाई जो है वो पहले दे दें। जी, तो मुझे उम्मीद है नीरज जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और डॉक्टर अतुल आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्यात के बाद अगर दुधिया बुखार की समस्या आ रही है तो उसकी क्या पहचान है और ख़ास तौर पे ऐसे समय में किस तरह की देखभाल की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, जैसे ब्यात के बाद हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिसमें जानवर जो है अपनी गर्दन को मोड़कर फ्लैंक की तरफ रख देता है और बिल्कुल इसको हम स्टर्नल रिकम्बेंसी बोलते हैं, मतलब सीने के बल लेटना। अच्छा। जो पशु है वो अपने सीने के बल लेट जाता है और अपनी गर्दन फ्लैंक की तरफ मोड़ के बैठा रहता है। उसे खड़े होने में दिक्कत आती है क्योंकि जैसा मैंने बताया कैल्शियम के कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। और चूंकि कैल्शियम जो हार्ट के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक देना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर आप इसे कैल्शियम को तेज़ी से चढ़ाते हैं तो। अच्छा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसमें जो गुद्दा है उसकी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाएंगी, जिसके कारण कब्ज भी हो जाएगा और जानवर बैठा रहेगा, दाना खाना छोड़ देगा उस समय पे। तो और किस तरह की परेशानियां पशुओं को हो सकती है और बचाव के लिए पशुपालकों को किन उपायों को अपनाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी
किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम पशुओं में दुधिया बुखार और बचाव और इसके साथ ही जमुनापारी बकरी की देखभाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आप राय ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ एक कॉलर इस बीच जुड़े हुए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। करण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीहोर मध्य प्रदेश से। करण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी जी करण जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आती है। जी जी पूछिए अपना सवाल। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, हमारी गाय मतलब पीछे से अकड़ जाती है। अच्छा, अकड़ जाती है गाय? जी, लंगड़ाने जैसी लगती है। अच्छा, तो ये कब से देख रहे हैं आप? जी ये कब से देख रहे हैं, कितने दिनों से देख रहे हैं आप? सर ये हम अभी 1 आध साल से देख रहे हैं। दूध जब दूध देती है उस समय कर जाती है वो जन्मने के बाद। ठीक है, तो ये कितना ब्यांत है उसका? तीसरा? उसका चार एक डेढ़ हो गई सर। ठीक है, हाँ जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे चौथा ब्यांत होगा तो उसमें ये मिल्क फीवर जो है ये देखने को मिलेगा। तो इसका ये मतलब है कि आप जो कैल्शियम देते हैं जैसे ही प्रसव होने वाला होता है, कोशिश कीजिएगा कि उस समय पे आप जो पहले लास्ट के 3 महीने हैं उसमें आप कैल्शियम की मात्रा कम रखें और पोटाशियम की जो मात्रा है वो डाइट में थोड़ी ज़्यादा रखें। और जो पोटाशियम वाला मिनरल मिक्सचर मार्केट में अवेलेबल होगा वो आप खरीदें, लास्ट के समय पे प्रसव से पहले वो देने की कोशिश करें। और विटामिन डी का जो टीका है वो आप लगवाएं प्रसव से 7 दिन पहले। अगर 7 दिन बाद प्रसव नहीं होता है तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, फिर से विटामिन डी का जो टीका है वो आप लगवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो करण सिंह जी मुझे उम्मीद है कि इस सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे। इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। रणजीत सिंह जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। काफी दिनों से बकरी पालन कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे यहाँ लोकल किस्म का जो ब्लैक बंगाल बकरी है, छोटा बकरी पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो जमुनापारी बकरी है जी, उसको पालन करने के लिए उसका प्रशिक्षण और मादा कहाँ से मिलेगा? अच्छा चलिए, प्रशिक्षण के बारे में तो इससे पहले डॉक्टर राय ने हमें जवाब दिया है और एक बार फिर से सुझाव दे दें डॉक्टर राय, और साथ ही हाँ बताएं। प्रशिक्षण तो मैडम हमारे यहाँ नियमित रूप से दिया ही जा रहा है, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था। और इस समय ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है और वो अपना फॉर्म भेज सकते हैं डाउनलोड करके। और जहां तक जमुनापारी की मादा मिलने का सवाल है, तो जमुनापारी के बारे में मैंने बताने से पहले शुरुआत में ही अपने क्लियर कर दिया था कि इसकी संख्या जो है मूल क्षेत्र में ही बहुत कम हो रही है। तो मादा बकरियां जो है बहुत बड़ी संख्या में, तो उनको खरीद पाना बहुत मुश्किल होगा। छोटी यूनिट अगर उनको लगानी है तो मूल क्षेत्र से भी ले सकते हैं, कुछ बकरियां हमारे संस्थान से भी मिल जाएंगी जी। कम संख्या में 5 से 10 तक तो हम भी दे देंगे, क्योंकि हमारा चूंकि फार्म जो है पूरे कंट्री को कैटर करता है, तो इतना बड़ा फार्म नहीं है कि सबको बड़ी संख्या में बकरियां उपलब्ध कराई जा सकें। लेकिन छोटी संख्या में तो हमारे संस्थान से भी बकरियां मिल सकती हैं। और इसके अलावा वो चाहें तो मूल क्षेत्र में इटावा और उसके आसपास के एरिया में जाकर के किसानों से भी वो अपनी मादा बकरियां खरीद सकते हैं। बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर राय कि ये जो जमुनापारी बकरियां हैं, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन्हें किस तरह का आहार दिया जाना चाहिए? जो चारा दाना है उसकी व्यवस्था कैसे करें? देखिए, जो ये बकरी है ये ब्राउजर गोट कही जाती है। अच्छा। मतलब ये जो है चरने में भी बहुत विश्वास करने वाली बकरी है, क्योंकि ये इसका जो मूल क्षेत्र है वो बीहड़ के क्षेत्र से ये संबंध रखती है ये बकरी। तो ये ब्राउजिंग गोट है। तो ये बकरी जो है, इसका सक्सेसफुल पालन करने के लिए मेरे समझ से सेमी इंटेंसिव सिस्टम जो है, जिस सिस्टम में हमने CIRG मखदूम में बकरी रख रखी है इस बकरियों को, उसका सिस्टम ये है कि इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की चराई और उसके साथ उसकी सप्लीमेंट्री फीडिंग
ये जब इंश्योर किया जाता है तो ये बकरी जो है आसानी से पाली जा सकती है। और इंटेंसिव सिस्टम में, सघन पद्धति में इस बकरी को पालने में थोड़ी सी कठिनाई अवश्य आती है, क्योंकि एक तो ये बड़े कद की बकरी है। अच्छा। और इंटेंसिव सिस्टम में इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है। लेकिन अगर इसको 2-3 घंटे 4 घंटे की चराई के साथ अगर जो है इसको हाउसिंग में रख करके और सप्लीमेंट्री फीडिंग दे करके पाला जाए तो इसे सक्सेसफुली पाला जा सकता है। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले ले। सतपाल जी इस समय कैथल हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी सतपाल जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज बंद रखिएगा कृपया। जी डॉक्टर साहब, हमारी गाय को 5 महीने हो गए, साहिवाल नस्ली गाय है जी। ठीक है, साहिवाल नस्ली गाय है जी, 4 महीने ब्याई हो गई जी। वो मतलब खाना खुना भी ठीक खा रही है, चारा चूरा ठीक खा रही है, दूध भी ठीक दे रही है जी, मतलब उसकी सेहत नहीं बन रही जी। अच्छा, सेहत नहीं बन रही। ठीक है। और 5 महीने हो गए हैं उसकी गर्भावस्था को। हेलो सतपाल जी। हाँ जी। 5 महीने हो चुके हैं गर्भावस्था को। हेलो जी, आपकी जो गाय है वो गाभिन हुए कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए? हो गए 3-4 महीने गाभिन है जी वो। ठीक है। अच्छा ठीक। जैसा आपने बताया कि जब 5 महीने की हो चुकी है तो उसमें उस समय जैसे मैं अभी कैल्शियम की ही बात कर रहा हूँ, तो दूध के लिए कैल्शियम जो है वो ज़रूरी होता है। तो जब बच्चा अंदर बन रहा होता है तो उसके लिए कैल्शियम जो है वो चाहिए होता है, तो वो मादा के शरीर से बच्चे में जाता है नवजात के बोन्स बनने के लिए। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आप मिनरल मिक्सचर की मात्रा कितनी दे रहे हैं, वो अभी आपको बढ़ानी होगी। और क्योंकि पहले ये पहले ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर तक है, पहले 6 महीने तक आपने कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में देना है, इसका आपने ध्यान रखना है। जो लास्ट के 3 महीने होंगे उनमें आपने कैल्शियम कम देना है, लेकिन विटामिन डी जो है वो जैसे मैंने पहले बताया लास्ट में आपने उसका टीका जो है वो ज़रूर लगवाना है। और पोटाशियम की मात्रा जो है वो आप डाइट में बढ़ा सकते हैं ताकि जो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सके, जिसके कारण जो हाइपोकैल्शियम है, जो कैल्शियम की कमी है, वो शरीर में नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। तो सतपाल जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हरियाणा से है, उदयवीर जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी उदयवीर जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? उदयवीर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हमारी गाय है वो साइड से जीभ निकाल के ना अपने गली को चाटती रहती है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और जाड़ पीसती है, तो उसको काला नमक भी हमने खिला दिया, तो वो ठीक नहीं हो रही, कारण क्या है? हाँ, इसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो पशु हैं या तो वो अपना मेंजर को काटने की कोशिश करते हैं या चाटने की कोशिश करते हैं, तो उससे या तो उसमें किसी खनिज की कमी होगी, जैसा आपने बताया कि वो दीवार चाटती है, तो दीवार हमेशा आप देखेंगे जब शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उसके कारण चाटा जाता है, और उसको इस बीमारी को हम पाइका बोलते हैं। तो इस समय आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके इसे फास्फोरस का टीका लगवा लीजिए, क्योंकि अगर अभी ये बार बार ये लक्षण दे रही है। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप मिनरल मिक्सचर जो है वो 40 ग्राम प्रतिदिन अपने पशु को खिलाएं, ताकि ये कमी जो है इसमें ना आए। और अगर आपने और भी पशु रखे हैं तो उन्हें भी आप खिलाइए। जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है आप इस सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर के जरिए भी कई सवाल हमारे पास पहुंचते हैं। डॉक्टर राय, एक सवाल पूछा है जयराम जी ने छत्तीसगढ़ से, और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि उनके पास देसी नस्ल की बकरी और बकरे हैं, सर्दी अधिक होने के कारण चारा बहुत कम खा रहे हैं, इसका समाधान बताएं। देखिए मैडम, जहाँ तक बकरी का सवाल है, अगर उनके पास सघन पद्धति में अगर उन्होंने रखा है, बाड़े में बंद करके रखा है, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर सर्दी बढ़ गई है तो उनको जो है दलहनी चारे जो होते हैं ना, बकरी जो है जौ का और गेहूं का भूसा पसंद नहीं करती है। अच्छा। बकरियों के लिए जो है अरहर का, मूंग का
और इस तरह के जो है जो दलहनी जो फसलें होती हैं उनके चारों को मतलब भूसे को ज्यादा पसंद करती हैं। और आजकल जो है पत्तियां जो है काट करके ला करके उनको बाड़े में खिलानी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, नीम की पत्तियां हैं, गूलर की पत्तियां हैं, तो अगर इस तरह की व्यवस्था वो अपने बाड़े पर करेंगे तो वो खाएंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल खाएंगे जी। वो तो खिलाने की पद्धति के ऊपर है ना, कि अब आपने मान लीजिए कि ऐसे खेत में बकरी को छोड़ दिया जहाँ पर कोई चारा ही नहीं है, वो बेचारी घूम रही है वहां पर, फिर आके बैठ जाती है, तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल। और अगर सघन पद्धति अपना रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सघन पद्धति अपना रहे हैं तो उनके चारे और दाने और स्वच्छ पानी, इन तीनों चीजों की जो है फार्म पर व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक से होनी चाहिए जी। और जहां तक बकरी का सवाल है, एक बकरी को एक दिन में 600 ग्राम भूसा, ठीक है, और 1 से 2 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन आवश्यक होता है प्रति बकरी। तो इसके साथ जो है दाना तो दिया ही जाता है। दाना जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी पर निर्भर करता है। अगर दुधारू बकरी है तो उसको 300-400 ग्राम दाना दिया जाएगा। अगर बकरी जो है ज्ञाभन नहीं है, सूखी बकरी है, तो उसको 200 ग्राम प्रतिदिन दाने से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो कई स्टेजेस हैं इस तरह से, अवस्था के अनुसार उन्हें आहार दिया जाता है। जी, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रिजपाल जी, उनसे बात करते हैं। ब्रिजपाल जी फिरोजपुर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। ब्रिजपाल जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास एक भैंस है, वो तो 2 महीने से पीछा न कर रही, उसके बारे में पूछना था। क्या नहीं कर रही? 2 महीने से क्या समस्या आ रही है ब्रिजपाल जी, एक बार फिर से दोहरा दें। फूल दिखाना कहते हैं, जो कहीं पीछा दिखाना कहते हैं, उसके बारे में पूछना था। 2 महीने से क्या हो रहा है? प्रोलैब की। अच्छा, प्रोलैब से आ रही है भैंसे में। ठीक है, 2 महीने से आप देख रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है, ये सर हाँ जी, इंजेक्शन भी लगा के देख लिया, जो आप कहते हैं देसी इलाज भी कराया, नहीं फर्क पड़ा। आपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके उसके सूचरिंग करवाई थी, पीछे से जो लेसरिंग सूचरिंग होती है? नहीं सर। हाँ, आप कृपया करके अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं, पशु चिकित्सक को ये प्रॉब्लम बताएं, तो उसमें वो एक सूचरिंग होती है, पर्सिंग सूचर होते हैं, वो आप को लगा उस पर लगा के देगा, जिससे ये बीमारी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। मोस्टली ये देखा जाता है कि जो कुछ ऐसी नस्ल होती हैं उनमें ये देखा जाता है। तो आपकी जो भैंस है उसमें की आप अगर मुर्रा नस्ल देख रहे हो या कोई और है तो उसमें भी हो सकता है, या फिर ये उसके जो प्रोजेनी है, जो उसकी आगे जो एंसेस्ट्रल हैं, हो सकता है कि उसकी जो माँ रही होगी जो उसमें उनमें ये बीमारी रही होगी। तो इसीलिए जब पशु आप खरीदते हैं तो उसकी जो पेरेंट जनरेशन है उसके बारे में भी आप जानकारी लिया करें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है बार बार देखने को ना मिले। बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि वीर जी आप इन जो सुझाव है उस पर अमल ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भरत भाई जी गुजरात से, उनसे बात करते हैं। जी भरत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। भरत जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो भरत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मेरी गाय है, गाभन नहीं होती है 10-12 महीने से। अच्छा, 10-12 महीने से? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोल रही है। वो कितने टाइम तक बोल देती है? हीट में कितनी देर तक आ जाती है? हाँ, बार बार आ जा रही है। कौन सी नस्ल है? ठीक है, 8-9 महीने से नहीं आ रही है सर। नस्ल कौन सी है? संकर गाय है सर। संकर गाय है, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग, इसको रिपीट ब्रीडिंग बोला जाता है इसको। ये संकर नस्ल में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि हो सकता है जैसे अब आप आगे से ये ध्यान रखिए, अगर कोई कृत्रिम गर्भदान करने आ रहा है तो वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहा है AI गन की या नहीं कर रहा है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि अगर गंदे हाथों से किया जाए तो गर्भ में विषाणु कीटाणु वगैरह चले जाते
जाते हैं उनके कारण गर्भ ठहरना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। आप एक काम कीजिए, आप पहले गर्भ की सफाई करवा लीजिए नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके, फिर कुछ मिनरल मिक्सचर जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में खिलाइए गाय को, 40 ग्राम जैसे मैंने बताया आप वो खिलाएं। फिर उसके बाद आप कृत्रिम गर्भदान कराएं और हो सके तो देसी इलाज जैसे कड़ी पत्ता होता है वो एक मुट्ठी भर आप 10 दिन तक खिलाएं एआई कृत्रिम गर्भदान करवाने के बाद, तो हो सकता है ये समस्या आपको दोबारा ना आए। बिल्कुल। तो भरत जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये तमाम जो उपाय बताए गए हैं इन उपायों को ज़रूर आप अपनाएंगे और इससे जो समस्या आ रही है उससे उसका निदान भी होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। हामिद जी इस समय हाथरस उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। हामिद जी स्वागत है आपका। जी पूछिए अपना सवाल हामिद जी। हेलो हामिद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हामिद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ सर जी, अपना सवाल पूछें। हेलो सर बोल रहा हूँ। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए हामिद जी। हमारी बकरी चारना ही चाहती है। हेलो सर बोल रहा हूँ।
जी हाँ सर कर दी। डॉक्टर राय, क्या आप इनका सवाल समझ पाए हो? ऐसा है, बकरी हमारी ब्यान आ रहे है, उसमें ऐसा वो चारा नहीं खाती है। चारा कम खा रही है? हाँ ठीक है। ऐसा मैडम डॉक्टर साहब, ऐसा बकरी क्या मैंने वो चारा नहीं खाती है, वो साली डोलती रहती है बस। ठीक है, हमें जो आपका सवाल हम समझ गए हैं, बकरी ग्याभिन है और वो चारा नहीं खा रही है। डॉक्टर राय, ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? ऐसे में तो अभी डॉक्टर साहब जो हैं अभी बता रहे थे इन सारी चीजों के बारे में, अभी काफी डॉक्टर साहब ने बताया है, वही बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि बकरी अगर चारा नहीं खा रही है तो या तो उसे निकट पशु चिकित्सालय है वहां पर उसका चेकअप कराएं, क्योंकि वैसा बकरी के केस में ऐसा होता नहीं है। बड़े पशुओं के केस में तो ऐसा होता है कि चारा खाना छोड़ते हैं, लेकिन बकरी को अगर कोई मान लीजिए बुखार की या वैसे कोई अंदरूनी समस्या अगर नहीं है तो बकरी चारा खाना कभी नहीं छोड़ती है। इसका मतलब है कि उसको कोई न कोई बीमारी है, तो उसको निकट पशु चिकित्सालय में एक बार डॉक्टर साहब से जांच करवा लें, वही उनके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृत्युंजय कुमार जी, नालंदा बिहार से, उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मृत्युंजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस मैडम। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर हमारा समस्या है सर कि मेरा गाय है जो गाव रख नहीं रहा है सर। क्या नहीं रख रहे? आपके पास एक गाय है, वो गाव रख नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है? जी नहीं, 25 दिन पर मैंने बार बार से हो रही है। संकर नस्ल है आपकी भी? क्या सर? नस्ल कौन सी है? नस्ल सर जर्सी है। अच्छा, तो कृत्रिम गर्भधान करवा रहे हैं या? स्नान तो सर एक दिन बीच करके करवा ही देते हैं। ठीक है, तो हर 23 दिन के बाद 21 दिन के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप सबसे पहले तो अंदर से सफाई करवाएं, पहले नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके। सर एक बार करवा भी चुके हैं सर। ठीक है, तो मिनरल मिक्सचर आप डेली दे रहे हैं अपने पशु को? जी सर, जो आता है ना दे रहे हैं बिरबेक का। हाँ जी, ठीक है। तो अगर आप ये सब देखने के बाद भी अगर हो रहा है तो हो सकता है पशु के अंदर कुछ और समस्या हो, जैसे उसका जो अंडा है वो बन नहीं रहा हो, या फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉपर से हो नहीं रही होगी। तो इसीलिए आपको नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपने पशु की पशु चिकित्सक से जांच करवाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि अंडा ना बनने की प्रॉब्लम हो, या हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़रूरी होता है, तो वो पर्याप्त मात्रा में बॉडी में हो सकता है प्रोड्यूस ना हो रहा होगा। तो इसलिए उसके लिए आपको जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है वो उसके लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो देगा, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल मृत्युंजय जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और इस बीच अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये छोटी उम्र लगाने के लिए ये कितनी बकरियों के ऊपर हमें एक खसी रखना चाहिए। दूसरी चीज, बकरियां जो है काट करके जो हम लोग घास चारा देते वो कम पसंद करती, वो नोट करके खाना ज्यादा पसंद करती हैं। और तीसरी चीज, जो छोटा बच्चा होता है तो वह जो खसी का बच्चा होता है जिसे, तो वो अगर हम बढ़िया करा करके उससे बेचते तो अच्छा दाम मिलता है, अंडू रहता तो दाम ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। तो उससे कितनी उम्र में हमें बच्चा कराना चाहिए जो छोटा बच्चा होता है? डॉक्टर राय। हाँ, ये पहला सवाल क्या था मैडम? जी, पहला सवाल क्या था इनका? जी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जानना चाह रहे हैं, उनके रखरखाव के बारे में आप क्या सुझाव देंगे इन्हें? वो बधिया कराने की उम्र पूछ रहे हैं ना, तो छोटे बच्चे को जो है 15 दिन से लेके और 1.5 महीने के बीच में ये बधिया करा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये उनकी आयु है। जी।
डॉक्टर राय, आपसे जानना चाहूंगी कि जो जमुनापारी बकरी है उनकी देखभाल करनी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार पशुओं को कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, उससे उत्पादकता पर भी फर्क पड़ता है, उनकी सेहत पर भी फर्क पड़ता है। तो बकरियों में किस तरह की बीमारी लग सकती है जिसके लिए सावधान रखने की ज़रूरत है? बकरियों में 2-3-4 बीमारियां मैडम मुख्य हैं। इसमें एक तो सबसे घातक बीमारी PPR है, जिसका टीका लगता है जी, और हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, FMD है और गोट पॉक्स है जी। और इसके साथ एक इंट्रोटॉक्सीमिया भी एक नया रोग आ गया है, इसका भी टीका है। तो हमारे संस्थान ने जो है इसके लिए एक वार्षिक जो है हेल्थ कैलेंडर जो है बनाया हुआ है, जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अच्छा। और वेबसाइट पर मिल जाएगा कि पूरे साल में कौन कौन सा टीका किस आयु की बकरी को कब कब लगाया जाएगा, उसकी पूरी डिटेल्स जो है उसमें जो है हेल्थ कैलेंडर में, गोट हेल्थ कैलेंडर जो है इसमें वेबसाइट में डाला हुआ है CIRG। कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे टीकाकरण से संबंधित जानकारी? हाँ, जैसे PPR और HS, FMD, ये सब टीके जो है बचपन जन्म लेने के 3 महीने बाद से लगना शुरू हो जाते हैं। उनकी अलग अलग स्टेजेस पे लगाए जाते हैं और इनकी जो वैलिडिटी है वो भी अलग अलग पीरियड की है। जैसे PPR का टीका जो है केवल 2 साल तक काम करता है। FMD का जो है हर दूसरे साल लगाना पड़ता है। अच्छा। तो उसमें पूरा कैलेंडर में है सूची, जो भी किसान भाई चाहेंगे वेबसाइट CIRG के जाकर के पूरा हेल्थ कैलेंडर है उसमें लगा हुआ, इसको देख करके उसी के अनुसार अपना टीकाकरण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हनुमान प्रसाद जी, सवाई माधोपुर राजस्थान से। बताएं हनुमान प्रसाद जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि जैसे अभी एक भैंस भी आई 1 महीने पहले जी, तो क्या उनके भैंस के थन से खून निकलता है, फट रहे हैं वो? जी ठीक, बताएं। तो क्या ठीक है, जैसे आपने बताया कि 1 महीना हुआ है उसे ब्याए हुए और थन से खून निकल रहा है। हाँ जी, वो फट जाते हैं, खून जैसे दूध निकालते हैं तो खून निकलता है उनसे। ठीक है, क्योंकि ये एक मैनेजमेंटल डिजीज़ है जैसे थनेला है, तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे आप दूध निकालते हैं, ये तो अब अगर हो चुका है तो आप पहले तो नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं, क्योंकि ये प्रिवेंशन इसकी बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ जाके इलाज करवाएं, क्योंकि अगर ये एक थन में आया है तो ये धीरे धीरे दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा और चौथे में होगा। तो सबसे पहले अगर ये आ रहा होता तो आप देखिएगा कि जब भी आप दूध निकाल रहे होते हैं उस समय जो इसका पल्ला होगा वो गर्म होगा, तो उसी समय आप पशु चिकित्सक के पास चले जाया कीजिए। और इसकी रोकथाम के लिए आप जब भी दूध निकालते हैं तो जैसे पोटाशियम परमैंगनेट है, उसका पानी में घोल बना के एक मग में चारों थनों को आप उसके अंदर डिप कर सकते हैं और फिर दूध निकालने के बाद भी आपने डिप करना है। और तीसरा ध्यान आपने ये रखना है कि जब आपने दूध निकाल रहे हैं उसके बाद चारा खिलाना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप चारा पहले खिला देते हो तो पशु दूध निकालने के बाद सीधा नीचे बैठ जाता है और कुछ मिनट्स तक वो जो थन की नली है वो खुली रहती है। तो वो जैसे ही ज़मीन के संपर्क में आएगी तो सारे जो कीटाणु होंगे नीचे वो थन के ज़रिए ऊपर जाते हैं और वहाँ पे थनेला रोग जो है वो होना शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो हनुमान प्रसाद जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अतुल आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम जैसे कि दूधिया बुखार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपने बताया कि कैसे इसमें पशु जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कई बार जो पशु है वो बिल्कुल ही बैठ जाते हैं, तो ये किस तरह की अवस्था होती है और ऐसे में क्या किया जा सकता है? जी हाँ, जैसे इसे लेटरल रिकम्बेंसी कहा जाता है, जब पहली 2 स्टेजेस जो हैं उसमें इलाज जो है वो हो पाता है, क्योंकि अगर सेकंड स्टेज भी देखा जाए तो उसमें जो वीनस प्रेशर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब आप कैल्शियम चढ़ाएंगे 3rd स्टेज में, जब पशु लेटरल रिकम्बेंसी में होगा, लेट जाएगा, सीने के बल नहीं लेटा होगा, तो उस समय क्या होगा कि आपको जब IV आपको कैल्शियम चढ़ाना है तो उसके लिए आपको वेन रेज करनी पड़ेगी। लेकिन पशु
पशु चिकित्सक के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो वेन रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय वेन रेज ही नहीं होगी, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जबकि हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज होगी, लेकिन हार्ट साउंड जो है वो आपको सुनाई नहीं देगी अगर आप स्टेथोस्कोप भी लगाते हैं। तो उस समय पे इलाज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है पशु चिकित्सक के लिए। इसीलिए मेरी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जब पहले 2 स्टेजेस के वो लक्षण देखते हैं तो उसी समय पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें, अथवा वो प्रिवेंशन की तरफ पहले जाएं। अब जब प्रसव होने वाला होता है उससे 7 दिन पहले विटामिन डी का जो इंजेक्शन है वो टाइम पे लगवा लें। बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर राय आपसे जानना चाहेंगे कि जमुनापारी बकरी पालन जो भी पशुपालक कर रहे हैं उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैडम, जमुनापारी बकरी जो है ये एक दुधारू नस्ल है। जी जी। और जो भी किसान भाई जमुनापारी बकरी को पाल रहे हैं तो मेरा तो यही सुझाव है कि उनको कम से कम जो है 2 से 3 घंटे की चराई की उनकी व्यवस्था अवश्य करें जी, क्योंकि चरने से वो बहुत खुश रहती है और उसकी खुशी से उसका उत्पादन जुड़ा हुआ है जी। तो उसको जो है चूंकि ब्राउजिंग एनिमल है तो थोड़ा ज्यादा नहीं तो कम से कम मिनिमम 2 घंटे तो उसको घुमाएं और थोड़ा सा चराई का ख्याल रखें। और जहां तक जो है बकरियों को समूह में पालने की बात है तो ये नया कंसेप्ट आ गया है। उसके लिए तो जो साइंटिफिक गोट फार्मिंग है उसके जो है उनके नियमों का पालन करके ही उसको पाल सकते हैं, जहां बड़े समूह में जब बकरियों को पालते हैं। और आजकल जाड़ा आ रहा है तो किसान भाइयों से मेरे ये भी बहुत विनम्र निवेदन है कि बकरियों को खुले में न बांधें, उनको पर्याप्त जो है उनकी हाउसिंग करें ताकि जो उन्हें ठंड लग जाएगी। उनके बच्चों को भी जो है केयर से रखें क्योंकि आजकल फीडिंग भी हुई होगी और छोटे छोटे नवजात बच्चे होंगे तो उनको जो है ठंड लगने का डर रहता है, उससे निमोनिया होने का डर रहता है। तो उनका जाड़ों से विशेष बचाव करें क्योंकि अब जाड़े का दिन चल रहा है। जी जी। डॉक्टर बी राय, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। और डॉक्टर अतुल आनंद, आपने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है हमें भी और हमारे दर्शकों को भी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से अपने पशुओं की देखभाल करें। जमुनापारी बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं या फिर दुधारू पशु है तो दुधिया बुखार से किस तरह से बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से आपने जाना। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय होंगे फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अवसर और किन्नू तुड़ाई के बाद सावधानियां और बाजारीकरण। इन विषयों के बारे में कल के कार्यक्रम में चर्चा होगी। इस बीच अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान और इसके साथ ही आप हेलो किसान के पेज से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 1800-113060 टोल फ्री नंबर है जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल की जा सकती है और आप अपने सवाल जो हैं वो दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और आप साथ ही हमारे जुड़ जाएंगे YouTube चैनल से जिसमें आप हेलो किसान के तमाम जो प्रसारित एपिसोड्स हैं वो दोबारा देख सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को किसान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।